नमस्कार दोस्तों, आज हम काली कॉम्प्लेक्स के और भी आगे वाले पहलुओं पर बात करेंगे। हम पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि कैसे प्रचार की छलनाएं जो हैं औपनिवेशिक युग में रची गई काली के विरुद्ध, और वो आज भी हमारे बुद्धिजीवियों के काम आती हैं। उनके कराल वदना होने से दुष्टों के मन में घबराहट होनी ही भी थी, लेकिन भारतीय जो हैं वो कभी भी दुर्गा की करालता को लेकर घबराए नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि उस करालता का लक्ष्य वे नहीं है। जब काली को कंकाल्या कहा गया, कंकाल प्रिय भाषिणी कहा गया, कंकाल मोह निरता कहा गया, तो उपनिवेशवादियों को लगता होगा कि ये कंकाल उनके भी हो सकते हैं, और इसलिए जो है उनके भीतर ये ग्रंथि पनपती चली गई। कंकाल से मिनिमलिज्म के कोई प्रतीकार तो उन्हें समझ में नहीं आने थे। जिन्हें अपनी बुभुक्षा के लिए साम्राज्यवाद के सारे पाप करने थे, उन्हें काली का कंकालिनी होना समझ में नहीं आना था। जिन्हें संसार का सारा धन अपने पेट में ठूसना था, उन्हें भारत भर में फैले हुए कंकालिनी देवी के मंदिरों के क्या मायने मिलते। जिन्हें अपनी भूख का इतना विस्तार करना था कि उनके राज्य में सूरज नहीं डूबे, उनके सामने दिग्वसना कंकालिनी के क्या अभिप्राय खुलते। वो तो एक दिन कोई अधनंगा फकीर ही आना था जो उन्हें उनके भुक्कड़पन की सरहदें दिखा सकता था, और वो आया भी। लेकिन ये याद रखना होगा कि इन औपनिवेशिकों ने बंगाल से बिहार तक के मैदान में भारत के बुनकरों की हड्डियां बिखेर दी थीं, और ये कंकालिनी से आतंकित होने का नाटक कर रहे थे। जिनकी आंखों में कॉलोनियल स्त्री की देह के प्रति वासना भरी हुई थी, वे कंकालिनी को अप्रिय पा रहे थे, और उनकी परवर्ती पीढ़ियों को आगे जाकर यह शोधन करना था कि नग्न काली की मनोविश्लेषण के नाम पर पोर्न तैयार की जाए, या क्या इन अघाई आंखों को, जिन पर कि उपनिवेशों को बदनाम कर लूटे गए माल की चर्बी पड़ गई थी, कभी सुधरना भी था। जो गूंगादीन में रुडयार्ड किपलिंग ने अंततः अनुभव किया था, वही टेम्पल ऑफ डूम मूवी में स्टीफन स्पाइलबर्ग ने 1984 में नहीं किया था। उस फिल्म में भोलाराम नाम का एक ठग था, और ये भोलाराम वो था, नाम भोलाराम था, लेकिन यह बलि मांगती काली माँ मुक्ति देगी, काली माँ शक्ति दे, बलि चढ़ाऊं तेरे आगे स्वीकार करो। बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली माँ मुक्ति देगी, काली माँ। काली माँ, काली माँ, काली माँ शक्ति दे, बलि चढ़ाऊं तेरे आगे। ये कह रहा था स्टीफन स्पाइलबर्ग। यूं दिखा रहे थे भारत को, और वो पूर्वी क्रूरता बता रहे थे, वही पूर्वी क्रूरता जिसने उपनिवेशवाद के औचित्य के तर्क रचित। काली माँ के आगे गोरे आदमी का भार, व्हाइट मैन्स बर्डन। यह फिल्म भारतीयों को बंदरों का दिमाग एक डेलिकेसी के रूप में खाता हुआ बता रही थी। ये उन भारतीयों को बता रही थी जो हनुमान की पूजा करते हैं। Chilled monkey brain. यह फिल्म कंकालिनी की पूजा करने वाले भारतीयों को इतना भुक्कड़ दिखा रही थी, और भोलाराम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को इसमें निहित औपनिवेशिक औचित्यकरण का खेल ही नहीं समझ में आ रहा था, और वे बस इसी ख्याल से गदगद हुए जा रहे थे कि उन्हें बॉलीवुड से आगे बढ़कर जो है हॉलीवुड में अपने पंख फैलाने का मौका मिल रहा है। उनकी अंग्रेजी वाकई कमज़ोर थी। आगे चलकर इन्हीं काली माँ के नाम से एक बियर इसी फिल्म से प्रेरित होकर लॉन्च की गई। हालांकि बाद में जब विरोध हुआ तो इसे वापस ले लिया गया। गूंगादीन को किपलिंग ने अपने से बेहतर आदमी पाया था, लेकिन टेम्पल ऑफ डूम भारतीयों को निकृष्ट बताने के लिए थी। फिल्म पर बैन लगा, बियर वापस ली गई, लेकिन जैसा कि होता है कुछ चीज़ें वापस नहीं होती, वो एक स्थायी घाव में बदल जाती हैं। रक्त इस देश की विश्वास परंपरा का भी बहता है।
सिर्फ रक्त बीजों का नहीं बहता। काली के विरुद्ध ब्लैक प्रोपेगेंडा करने वाले भी अपनी तरह से रक्त बीज थे। इंडियाना जोन्स इस बात का प्रमाण थी कि ये रक्त बीज अभी भी हैं। जब देवियां उससे लड़ रही थीं तब भी वह कोई चंद घंटों का काम थोड़े रहा होगा। देवी से भी बहुत सी देवियां निकलती हैं, लेकिन उन सब का रूप और स्वभाव भिन्न भिन्न है। कौशिकी हैं, काली हैं, चंडिका हैं, बहुत सारे हैं। उनकी सहायता के लिए अन्य देवों की शक्तियां आती हैं, लेकिन उनमें से हर एक की अपनी अस्मिता है, हर एक की अपनी पहचान है, हर एक भिन्न है, अद्वितीय है, मौलिक है। दूसरी ओर रक्त बीज का बहुगुणन जो है वो एक तरह का रोबोटिक मास प्रोडक्शन है, जिसमें रक्त बीज की बहुत सी फैक्सिमिली तैयार हो रही हैं, कुछ कुछ मैट्रिक्स की याद दिलाती हुई। वो सृजन नहीं है, वो उत्पादन है, प्रोडक्शन है। देवी में डाइवर्सिटी है, रक्त बीज के क्लोन्स तैयार होते जाते हैं। क्या रक्त बीज ऋग्वेदिक रिभुओं की तरह क्लोनिंग की किसी टेक्नोलॉजी को जानता है? समस्या ये है कि वहाँ कोई असुर शिशु पैदा नहीं हो रहे, वहाँ तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स रिलोडेड फिल्मों की तरह का बहुगुणन है। राजा वेणु से निषाद और पृथु की उत्पत्ति क्लोनिंग जैसी है, किंतु उनमें गुणों की भिन्नता है। रक्त बीज का मामला कुछ अलग है। वो ग्रीक देवी हेरा की ज्यूस द्वारा बनाई गई हूबहू प्रतिकृति नेफेले जैसा भी नहीं है, क्योंकि वहाँ यह क्लोनिंग कार्य ज्यूस द्वारा किया जाता है, किंतु रक्त बीज के मामले में अपने आप होता हुआ दिखता है। तब ये क्या वैसा है जैसा आतंकियों के साथ होता है कि रक्त बीज आतंकी तो है ही और उसके आतंक को विश्व में व्याप्त होता बताया भी गया है। तब ये क्या वैसा नहीं है कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, और उसका काली का उत्तर क्या है? जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। मैं अखबार की बात कर रहा हूँ जो यूनाइटेड किंगडम का है, टेलीग्राफ। उसका शीर्षक था टेरर बिगेट्स टेरर। यह जो है टाइम मैगजीन की कवर स्टोरी जो थी 15 अप्रैल 1996 की, तो उसमें कहा गया था कि टेरर बिगेट्स टेरर, फियर बिगेट्स फियर अंटिल द हिस्टीरिया एग्जॉस्ट इटसेल्फ। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। आतंकियों को मारते गए होंगे और आतंकी पैदा होते गए होंगे। तब काली ने ही उससे ख़त्म करने की युक्ति सोची होगी, वो युक्ति जिससे वे अपनी ज़मीन न पकड़ सकें। उनके ग्राउंड सपोर्ट से काटना जरूरी हो गया। काली जो है उन्हें ग्राउंड सॉइल का अवकाश नहीं देना चाहती। आतंक इसी के कारण आतंकी रहा, तृणमूल आंदोलन नहीं बन पाया। शी कट द ग्राउंड फ्रॉम अंडर देयर फीट। आतंक की रसद उन्होंने काट दी और उसे जमीनी समर्थन नहीं रहा और वह अंततः नष्ट हो गया। अज्ञे ने रक्त बीज शीर्षक अपनी कविता में लिखा भी है। रक्त बीज का रक्त जहाँ जहाँ गिरता था एक और रक्त बीज उठ खड़ा होता था। राक्षस था रक्त बीज। राक्षसी शक्ति धरा के स्पर्श से और पनपती है। धराश्री काली को अंबिका का क्रोध कहा गया है। भूख ही तो उसके भीतर की आग है। धरा ही वह आग खींचती है, केवल आग, प्राण ही नहीं, प्राण लेवा आग। साथियों, इसी के साथ हमारी कॉली कॉम्प्लेक्स श्रृंखला अब एक अस्थायी अल्पविराम लेती है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गा नवमी है और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कल विजयदशमी है और विजयदशमी के दिन हम लोग भगवान राम पर बात करेंगे।